तो कल हमने क्या देखा था, क्वेश्चन देखे थे और ग्राफ किस कौन से रेशो का ग्राफ, साइन कॉस का ग्राफ देखा था, उसका डोमेन और रेंज भी स्टडी किया था। ठीक है, अभी हम लोग देखने वाले tan cot sec एंड cosec का। चलिए तो tan का ग्राफ सबसे पहले देखते हैं। tan का डोमेन और रेंज भी स्टडी करेंगे, कैसे tan का डोमेन और रेंज आता है। ठीक है, तो तीसरा जो रेशो है दैट इज y इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, हाँ बेटा, तो इसके डोमेन की बात करेंगे तो मुझे बताइए tan थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा। sin थीटा बाय cos, इसका क्या मतलब होता है बेटा कि अगर इस रेशो को डिफाइन होना है तो इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हो, ये रेशो डिफाइंड है ऐसा कब कहा जा सकता है, जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। समझ रहे हो बात को। तो मुझे बताइए कॉस का वैल्यू जीरो कहाँ कहाँ पर आता है, जहां जिस भी एंगल के लिए कॉस का वैल्यू जीरो आता है वहां पर tan डिफाइन नहीं होगा। आ रही बात समझ में, tan रेशो कहां पर डिफाइन नहीं होगा, जहां पर भी कॉस का वैल्यू जीरो आता है। ठीक है, नॉट डिफाइंड का मतलब समझते हो आप, डिनोमिनेटर में जीरो आना। समझ रहे हो, तो थीटा कौन से एंगल के लिए कॉस का वैल्यू जीरो होता है बताइए। और 90 पर कॉस का वैल्यू जीरो था। और हाँ बेटा कौन, 180 पे नहीं होता, 270 पे होता है, 3 पाई बाई 2। और हाँ सही है बेटा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पर कॉस का रेशो कॉस वैल्यू जीरो आएगा। इसको याद रखना है। सर्कल स्टैंडर्ड सर्कल लिखवा के दिया था मैंने, यहाँ पर 1,0, यहाँ पर 0,-1,0, पहला रेशो कॉस, पहला कोऑर्डिनेट कॉस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा साइन को। कौन जीरो आ रहा है, कॉस जीरो, मतलब पहला जीरो कहाँ पर है, रोटेशन कीजिए, एक तो 90 या फिर 270। 270 में अगेन 90 ऐड कर दिए तो 330, कितना सॉरी 270, हाँ सही है, 180 ऐड करना पड़ेगा। 270 में 180 ऐड करना है तो कितना आएगा, 5 पाई बाई 2 मतलब 450। आ रही बात समझ में। अब जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज घूमे वैसे आप क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, -90 -3 पाई बाई 2। तो कॉस जीरो कहां पर है, कॉस थीटा इज जीरो, cos theta is 0 when theta is odd multiple of pi/2। अब इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो अगर मुझे एंगल लेना है tan रेशियो के लिए तो मुझे ऑड मल्टीपल ऑफ pi/2 को छोड़ के लेना पड़ेगा। समझ रहे हो, tan मैं pi/2 नहीं ले सकता, 3 पाई बाई 2 नहीं ले सकता, क्योंकि वहां पर डिफाइंड ही नहीं है रेशियो। तो मैं थीटा कौन से एंगल मैं ले सकता हूँ, थीटा के लिए कौन से अलाउड किए जा सकते हैं, आर में से इसको हटाना पड़ेगा ना। डोमेन क्या होता है बेटा, डोमेन क्या बताया था मैंने कि थीटा कौन से एंगल की वैल्यू ले सकता है। तो अगर इस tan रेशियो को डिफाइंड होना है तो थीटा क्या क्या वैल्यू ले सकता है, ऑड मल्टीपल ऑफ pi/2 को छोड़ के सभी वैल्यू ले सकता है। मतलब आर को छोड़ के, आर में से ऑड मल्टीपल को छोड़ के, तो ऑड मल्टीपल को कैसे आप लिख सकते हो, 2n+1 pi/2, n कम्स फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर, pi/2 और 2n+1 का मतलब क्या होता है, ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2n-1 या 2n+ लिखते ही नहीं। अगर मैं n का वैल्यू जीरो रखता हूँ यहाँ पर तो क्या मिलेगा मुझे, n का वैल्यू जीरो रखता हूँ तो pi/2 मिलेगा, n का वैल्यू 1 रखा तो क्या मिलेगा, 3 पाई बाई 2, 2+1 3 पाई बाई 2। n का वैल्यू -1 रखा तो -पाई/2, n का वैल्यू -2 रखा तो -3 पाई/2। समझ आ रही बात। तो अगर मैं सेट ऑफ रियल नंबर में से, मेरे पास सारे रियल नंबर एज एंगल है, अगर मैं उनमें से और मल्टीपल ऑफ pi/2 हटा देता हूँ तो जो बचे हुए एंगल से उनके लिए मेरा
टैन डिफाइंड हो सकता है कि नहीं बेटा? तो डोमेन समझ में आया? अरे नहीं समझ रहा आपको कुछ? पेड़ बैठे एकदम, क्या बता रहा हूँ मैं आपको? हमें टैन रेशियो के लिए डोमेन देखना है। डोमेन का मतलब क्या बताया था मैंने? टैन के अंदर जो थीटा है, एंगल है, वो कौन कौन सी वैल्यू हम लोग उसको दे सकते हैं। हम 0 का वैल्यू निकाल सकते हैं, 30 का निकाल सकते हैं, टैन 30 का, टैन 45 का निकाल सकते हैं, टैन 60 का, टैन 90 का वैल्यू क्या आता है? नॉट डिफाइंड आता है। डिफाइन हो रहा है क्या टैन? 90 पे डिफाइन नहीं हो रहा। सिर्फ 90 पे नहीं हो रहा क्या? -90 पे भी डिफाइन नहीं है। फिर 90 के जो ऑड मल्टीपल्स है, मतलब 3π/2 पर भी डिफाइन नहीं है, वहां पर भी वैल्यू क्या मिलेगा? नॉट डिफाइंड। 5π/2 पर भी नॉट डिफाइंड, 7π/2 पर भी नॉट डिफाइंड। इन सभी एंगल्स के लिए टैन रेशियो डिफाइंड नहीं है। मतलब मैं क्या टैन के अंदर ये एंगल्स ले सकता हूँ थीटा की जगह पर? नहीं ले सकता। तो डोमेन का मतलब क्या होता है कि थीटा कौन कौन से एंगल्स ले सकता है। तो अगर मुझे टैन रेशियो का डोमेन लिखना है, तो पूरे रियल नंबर में से मैं और मल्टीपल ऑफ π/2 को हटा रहा हूँ, तो जो बाकी बचे हुए वहां पर टैन डिफाइंड होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ में आ रहा? बताइए कितनों को नहीं समझा, कितनों को समझा? मुझे साइन का डोमेन बताइए। साइन थीटा देखा था हमने? साइन थीटा का डोमेन क्या बताया था? -∞ टू, मतलब कौन? सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब आप कोई भी एंगल उठा के इसके अंदर रख सकते हो ना, उसका वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। ये जरूरी नहीं कि हमें पता चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन मिलेगा कि नहीं वैल्यू। और जो वो वैल्यू मिलेगा किसी भी एंगल से, वो क्या होगा? 1 और -1 के बीच में होगा। समझ आ रही बात? 1 और -1 के बीच में होगा, ये हमने देखा था। तो मैंने जो यहाँ पर कहा है कि साइन थीटा का डोमेन ये है, इसका क्या मतलब समझा? थीटा कौन कौन से एंगल ले सकता है? पूरे रियल नंबर, कोई भी एंगल ले लो आप। बात समझ रहे हो? वैसे ही अगर मुझे tan थीटा के लिए फाइंड आउट करना है, तो मैंने क्या कहा आपसे कि tan थीटा होता है साइन बाय कॉस। अब अगर बेटा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो बात तो नहीं बनेगी ना। तो डिनोमिनेटर 0 कहाँ पर आ रहा है? जब आप थीटा π/2 लेते हो तो डिनोमिनेटर 0 होता है। जब आप थीटा 3π/2 लेते हो तो डिनोमिनेटर 0 होता है। जब आप थीटा 5π/2 लेते हो तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो जिन जिन एंगल के लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, उन एंगल के लिए tan डिफाइंड नहीं होगा। होगा क्या? तो मैंने क्या कहा कि tan इज डिफाइंड ओनली फॉर दिस सेट। tan जो है वो कौन से नंबर के, कौन से एंगल के लिए डिफाइंड है? इस एंगल के लिए। इस एंगल का क्या मतलब है? रियल नंबर में से आप उनको हटा रहे हो जो और मल्टीपल ऑफ π/2 है। r माइनस का मतलब क्या? r मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। इसके अंदर सारे 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 नंबर्स है। अब उसमें से आप किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो? इस सेट को। इस सेट के अंदर कौन कौन है? इस सेट के अंदर और मल्टीपल ऑफ π/2 है। तो आप रियल नंबर के सेट में से सारे एंगल्स को हटा दोगे, तो जो बचेगा वहां पर tan डिफाइंड है। समझ रहे हो? डोमेन सार्थ काय होते? किंवा सांग, डोमेन हा शब्द कळतोय का तुम्हाला? तुमचा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आहे, ते मला सांगा तुम्ही tan 0 ची व्हॅल्यू, tan 0 ची व्हॅल्यू, tan ऑफ 30 ची व्हॅल्यू सांगा, tan ऑफ 45 ची व्हॅल्यू सांगा, tan 60 ची व्हॅल्यू सांगा, tan 90 ची व्हॅल्यू सांगा. नॉट डिफाइंड म्हणजे याने डिनोट करतात. मग आता ह्या अँगलवर tan डिफाइंड आहे का? मग हा डोमेन मध्ये येईल का अँगल? मग फक्त हा एवढं एकटाच आहे का जिथे tan डिफाइंड आहे? याचे ऑड मल्टिपल म्हणजे कसं? जर हा π/2 आहे तर त्याला 3 ने मल्टिप्लाय करा, ऑड नंबर म्हणजे 3π/2, म्हणजे 90 गुणिले 3 270 डिग्री. परत त्याला 5 ने मल्टिप्लाय करा म्हणजे 450, 450. मग हे जेवढे अँगल्स आहेत त्या सगळ्यावरती तुमचा tan ची व्हॅल्यू काय येणार आहे?
नॉट. मग जर त्या अँगलवर टॅनची व्हॅल्यू भेटतच नसेल तर आपण त्याला डोमेन मध्ये घेऊ का? कारण डोमेन मध्ये फक्त तेवढेच अँगल येतात जे त्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोला डिफाईन करतात. मग जर हे सगळेच्या सगळे जर याला न्याय देऊ शकत नसतील तर हे डोमेन मध्ये येतील का? मग मी काय दिलंय? हा काय आहे? हे काय आहे? ये माइनस का सही नहीं. करली ब्रैकेट. रियल नंबर के सेट में से मैं इनको हटा रहा हूँ. ये कौन है ये लोग? कौन है? देखो जरा इनको. अगर मुझे ये ढूंढना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एन के अलग अलग वैल्यूज ढूंढनी पड़ेगी. कहाँ से लूँ? यहाँ से लो. ये क्या है? ये इंटीजर का सेट है. मैं एन के वैल्यू क्या क्या ले सकता हूँ? मैं एन के वैल्यू ले सकता हूँ जो जो इंटीजर्स के अंदर है. ये बेचारा भी सूख गया है. ठीक है. तो मैं 0 ले सकता हूँ, -1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, -2 ले सकता हूँ. इन सभी को मैं लेता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ तो मुझे यही मिलने वाले हैं. तो ये जो लंबा चौड़ा है ना बेटा, इसको लिखने का लॉजिकल इंटेलिजेंट वे ये है. तो मैंने क्या कहा कि भैया मैं रियल नंबर के सेट में से इस सेट को हटा देता हूँ. किसको हटा रहा हूँ? जहाँ पर टैन डिफाइन नहीं है. तो डोमेन क्या हुआ? डोमेन क्या हुआ? डोमेन क्या हुआ? टैन का डोमेन क्या हुआ? रियल नंबर के सेट में से और मल्टीपल ऑफ π/2 को हटाना. समझ रहे हो बात को? अब ये हो गया डोमेन. अब बात करते हैं रेंज. रेंज मतलब ये जितने भी एंगल्स है ये सारे सारे टैन के अंदर डालने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यूज मिलेंगी, उनको जोड़ के आपको ग्राफ मिलने वाला है. तो टैन का रेंज क्या होता है ये हमें समझना है. तो उसके लिए हम ग्राफ निकालते हैं. ग्राफ निकालेंगे तो रेंज अपने आप पकड़ में आ जाएगा. ठीक है. हाँ. तो टैन का ग्राफ कैसे आता है? कौन सा? अरे हे राहू देणार. हे खूप महत्वाचं. हे काय असं सोडणार आहे तुम्ही? हे तुम्हाला लिहावं लागेल नाही हे. तुम्ही नाही तर उद्या असं माझ्याकडे पाहसाल की झालं त्याचा विषय संपला. हा बेटा क्या कोई कुछ पूछ रहा है? सर बोला की तुम्ही. हा सर जाऊ दे. हा ए लक्ष दे. तुम्ही लिहायला लागले का नाही? थांबा. अरे हे काही नाही. हे खूप सोपं आहे. तुम्हाला मला वाटतंय फक्त सेट तुम्ही सेटची भाषा समजत नसाल एखादी वेळेस. लक्षात येते का? हे ह्याचा अर्थ कळतो का तुम्हाला? इसका मतलब समजता है का आप लोगों को? अरे हे काय आहे बरं? चला याच्यातले एलिमेंट सांगा मला. कसे काढणार याच्यातले एलिमेंट? यांची व्हॅल्यू 0 ठेवायची. कशात? याच्यात. याला कसं वाचणार तुम्ही? दिस इज द सेट ऑफ ऑल सच नंबर्स. This is the set of all 2n plus 1 π/2 where n comes from set of integer. तो n का वैल्यू आपने 0 लिया तो आपको मिलेगा π/2. n का वैल्यू आपने -1 लिया तो आपको मिलेगा -π/2. n का वैल्यू आपने 1 लिया तो आपको मिलेगा 3π/2. मतलब इन्हीं नंबर्स को शॉर्ट करके लिखने का ये तरीका है. सेट बिल्डर फॉर्म यूज करके. ठीक है. हाँ. अब मुझे क्या करना है बेटा? रेंज फाइंड आउट करना है. तो जरा सा मुझे बताइए कि मेरे पास tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा. ठीक है. अब सबसे पहले ग्राफ निकालते समय मैं क्या करने वाला पता है? जीरो π/2 पाई 6π/2 to पाई -π/2 माइनस पाई -3π/2 -2 पाई. बेटा कहाँ कहाँ पर tan रेशियो डिफाइन नहीं है? π/2 के ऑड मल्टीपल पर. मतलब π/2 इनपुट देंगे तो वैल्यू मिलने वाला है क्या? नहीं. तो अगर इस पॉइंट के लिए वैल्यू मिलेगा ही नहीं तो यहाँ पर मैं डॉटेड लाइन डाल देता हूँ ताकि इस लाइन में कोई वैल्यू ना आए. हाँ. फिर 3π/2 पर भी tan फंक्शन डिफाइन नहीं है तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. उसका रीजन क्या है? यहाँ पर आपका रेशियो डिफाइन नहीं है. फिर मैं क्या कर रहा हूँ? -π/2 पर निकाल रहा हूँ क्योंकि दिस इज ऑल्सो ऑड मल्टीपल. फिर मैं -3π/2 पर निकाल. ठीक है.
अब बेटा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे आपका थीटा मतलब आप 0 से 90 की ओर जाते हो, 0 टू 90 डिग्री की तरफ जाते हो, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है बेटा? बढ़ते जाता है। साइन 0 पे वैल्यू 0 है, साइन 30 पे वैल्यू 1/2 है। बढ़ा ना थोड़ा सा, साइन 45 पर और थोड़ा बढ़ेगा, साइन 60 पर और बढ़ेगा, साइन 90 पे 1 हो जाता है। ठीक है, मतलब आप एंगल 0 से 90 तक लेके जाते हो तो साइन रेशो का वैल्यू बढ़ते जाता है। और कॉस रेशो का वैल्यू, कॉस 0 पर 1 है, कॉस 30 पर थोड़ा कम, कॉस 45 पर और कम, कॉस 60 पर और कम, और कॉस 90 पर। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होते जाता है? अब दोनों में भी एक ही थीटा आएगा, मतलब मैं अगर थीटा 0 लेता हूँ तो वैल्यू क्या मिलेगा मुझे? 0। अरे अगर मैं 30 लेता हूँ तो वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि 30 पर ऊपर वाला नंबर ग्रेटर है, नीचे वाला स्मॉलर है। न्यूमरेटर बड़ा होते जा रहा है, डिनोमिनेटर छोटा होते जा रहा है, तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा ना। अरे न्यूमरेटर बढ़ते जा रहा है और डिनोमिनेटर छोटा होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो जो टोटल वैल्यू रहेगा, जो डिवीजन का वैल्यू आएगा, वो बड़ा हुआ रहेगा या छोटा रहेगा? बड़ा रहेगा। तो आप मुझे बताइए, जैसे आप 90 के करीब पहुंचेंगे तो नंबर क्या होगा? क्योंकि 90 पे क्या है बेटा? नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिट है। 90 पे डिफाइंड है क्या? तो 90 के जस्ट पहले, 90 के जस्ट पहले का एंगल बताइए। 90 के पहले का एंगल, अरे 60 और 90 के बीच में कितने सारे एंगल है? 89। चलिए ये बहुत दूर है 90, उसके भी नजदीक बताइए। 89.99, 89.9, बहुत दूर है। हाँ 89.9 के ऊपर बार डॉट है ना, जो भी है। इसका मतलब क्या है? दुनिया की सारी ताकत लगा दी, दुनिया की, सिर्फ ये लिखने में, तो भी आप लिखने के बाद में वो सबसे दूर का नंबर रहेगा 9। समझ रहे हो बात को? तो इतना अगर आप 90 के नजदीक जाते हो कि हम सोच भी नहीं सकते। सोच पा रहे हो क्या? नहीं। हाँ फिर हम पहुंच गए। सोच पा रहे हो? सोच नहीं सकेंगे, इतना 90 के नजदीक जाना है। ठीक है, चले गए, बहुत नजदीक है। अब जो कहेगा मैं बहुत नजदीक हूं, फिर बात गलत हो गई, क्योंकि वो फिर बहुत दूर है। जैसे बोला कि बात खत्म है, वो जाते रहेगा, प्रोसेस चलते रहेगा 90 के नजदीक जाने का। तो जैसे आप 90 के बहुत नजदीक जाएंगे तो ऊपर का वैल्यू बहुत बड़ा होगा और नीचे का वैल्यू उतना ही छोटा होगा। तो इतने बड़े वैल्यू को इतने छोटे नंबर से, जैसे जैसे cos 90 का वैल्यू क्या है? 0 है। तो अगर मैं 90 के नजदीक जा रहा हूँ तो नीचे का वैल्यू क्या होगा? 0.0000.1, और ऊपर का नंबर 0.99999। इसको कैलकुलेट करेंगे तो नंबर क्या होगा? बहुत बड़ा नंबर होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि देखो, tan 0 पर तो 0 ही है, तो 0,0 ये एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और ये π/2 है, इसका मिडल क्या होगा? π/4 मतलब 45। tan 45 पर वैल्यू क्या होगा? 1, मान लो यहाँ पर 1। अब इसके बीच में वैल्यू बढ़ते जा रहा है, और जैसे आप 90 के नजदीक जाते हो तो वैल्यू बहुत ऊपर है, इंफिनिटी का। तो हम इससे ये बोल सकते हैं कि आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बढ़ता हुआ जाएगा। मैंने यहाँ पर एरो लगा दिया, ये इसको टच नहीं करेगा। आप जितना 90 के नजदीक जाएंगे, ये आपका ग्राफ उतना ही डॉटेड लाइन को पैरेलल होता हुआ जाएगा, लेकिन मीट नहीं करेगा। समझ रहे हो बात को? आप 90 के नजदीक जाओ, ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे। कितना नजदीक आएंगे? जितना आप 90 के नजदीक जाओगे, लेकिन कभी एक होंगे क्या? अरे हम चले जाएंगे, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, फिर भी वो नजदीक नहीं आएंगे। बात समझ रहे हो? ये नजदीक आने ही नहीं, मतलब वो मिलेंगे ही नहीं। पॅरलली चल रहे, दोघांच्या मध्ये केसा एवढं अंतर झालं, काहीच नाही. ऍटम्स असतात ना, ऍटम्स मध्ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन असतात, वगैरे वगैरे असं काहीतरी असतं ना. हा, म्हणजे ते पण खूप मोठं झालं. आणि मी काय म्हणतोय, विषय सोडून द्यायचा, काय लक्षात ठेवायचं फक्त कि इसके ये पैरेलल जा रहा है, मीट नहीं करेगा। जितना 90 के नजदीक होगा, 90 पे गए कि बात खत्म। 90 पे जाना है क्या? नहीं, उसके नजदीक। ठीक है,
तो भैया ये ऊपर बढ़ते जाएगा और फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, वही सिचुएशन है, सेकंड क्वाड्रेंट नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट, 0 to -π/2, फोर्थ क्वाड्रेंट, 0 to -90 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आपका टैन क्या है, नेगेटिव है। तो भाई साहब ये जैसे ऊपर गया है ना, क्या कहेगा थर्ड क्वाड्रेंट, मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा था, ये टेढ़ा होगा उसके बारे में। नहीं नहीं, वो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे होगा बेटा, ए थर्ड क्वाड्रेंट कैसे होगा, अरे फोर्थ होगा ना, 0 to -π/2, मतलब मुझे आप बताइए 0 to -π/2, चलिए -40 बताइए कौन से क्वाड्रेंट में होगा। नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज से नेगेटिव है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में टैन क्या होता है, नेगेटिव। लेकिन भाई साहब यहाँ भी वही पंचायत चल रही है, समझ रहे हो बात को, तो ये इधर इंफिनिटी को उधर इंफिनिटी को। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इस ग्राफ के ऊपर को कोई भी पॉइंट लेता हूँ, जैसे ये लिया था, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 45 डिग्री, और उसके टैन का वैल्यू यहाँ पर होता है 1, इसका टैन का वैल्यू यहाँ पर, यहाँ पर। तो जो आपके ये जो ग्राफ के ऊपर के पॉइंट है, उनका वैल्यू कहाँ तक जाएगा, ये तो इंफिनिटी की ओर जा रहा है, और ये भी इन्फिनिट जा रहा है वहां अनंत, उधर ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में कहीं ऊपर, ये भी उधर है, ये भी उधर है। तो मतलब रेंज कहाँ जा रहा है आपका, मतलब पूरा वाई एक्सिस ही रेंज में आ रहा है ना, पूरा वाई एक्सिस रेंज हो रहा है। आप कहते नहीं हो, तुमचे चेहऱ्यावर कोणती सुंदर असं कळायला करते, असं कळल्यावर माणूस म्हणतो ना हा ठीक आहे, हा नाही, काही तर बोलतं, तू एवढे कसे खतरनाक आहे, असेच बसलेले असते तुम्ही, चालतंय हो तुम्ही तुमचं चाला, कुठं ब्रह्मांडात चालू की कुठं जायचं जा, असं नाही करू, कारण काय होतं मला त्रास होतो, जर एखाद्याला नाही कळलं, असं कळलं ना, मला पुढे जाता येत नाही, माझा चेहरा माझ्या डोळ्यासमोर यायला कारण कळलं नाही, कळतंय का, ते माझा ड्रॉबॅक आहे, मी बाकीच्यांसारखं असं नाही करू शकत, हा याला नाही कळत जाऊ दे आपलं आपलं करायचं, असं नाही करतात आपलं, कळतंय का, तुम्हाला तुमच्या चेहऱ्यावर कळतंय, नसेल कळत नाही मग ते मला लय वाईट वाटतं, ज्यांना कळालंय ती येड्यावानी बघत बसतील, आणि ज्याला नाही कळलंय ती एक त्यानं समजून घेतलं ठीक आहे, तेच रिपीट होत चालतं, दोघांच्या बाबतीत तेच झालं ना त्यांचं, हा घसा सांगायला लागलं बस झालं आता त्यांचं दोन महिने, कळतंय का, थोडं लक्ष देत जा, हा जो स्पायनल कॉर्ड दिलेला आहे ना, हा आता परपेंडिक्युलर ठेवायचा जमिनीला, तर आहे ना असं एकदम छान राहते, झोप येत नाही, आधी तुम्ही कचून खाऊन आला असता, दुपारचं टायमिंग जेवण करून आला असता, बरोबर आहे, नाही जेवणाच्या बाबतीत गप्पा लय कमी लोक जी कंट्रोल करू शकते, जेवायला लागल्यावर होते कंट्रोल, थोडस माणूस जास्त खात जावं, आणि ते जास्त खाल्लं की झोपेत घेऊन जात, त्यातले ते असं, कळतंय का, त्याच्यामुळं थोडस असं स्ट्रेट बसलं ना की झोपायला जरा, कारण कसं असतं तुम्ही उभं राहून झोपतेल का असं एखाद्याला, अवघड आहे ना, जेवढ्या कम्फर्ट मध्ये असतं तेवढं हे असं पुन्हा असं पुन्हा असं चालले झोपे तुम्ही, त्याच्यामुळे स्ट्रेट बसा, असं कधी बी आयुष्यामध्ये लक्ष ठेवा, स्ट्रेट बसणं टेकून नाही बसायचं, अंतर राहू दे थोडं मागे, काही ऐकत नाही तरी पण, काही नाही खतरनाक आहे, जाऊ दे, हाँ ए, तो ये -π/2 के बीच में हो गया, अब π/2 से 3π/2 के बीच में, अब मुझे बताइए tan पाई पर वैल्यू क्या होता है, tan पाई पर वैल्यू 0 होता है ना, tan पाई पर वैल्यू 0, पाई से 3π/2 तक मतलब क्वाड्रेंट, 180 से 270 तक का क्वाड्रेंट, थर्ड वैल्यू क्या है, पॉजिटिव ऊपर, और इधर π/2 to पाई सेकंड क्वाड्रेंट वैल्यू निगेटिव नीचे, समझ रहे हो, हे असंच्या असं रिपीट होत चालते पुढं, आणि पाठीमागे पण इकडे काय होणार, -π वरती व्हॅल्यू 0, इकडे वाढत जाणार, इकडे खाली इन्फिनिटी कडे जाणार, कळतंय, मग tan ची रेंज काय लिहिणार आहे तुम्ही लोक, पूर्ण वाय ऍक्सिसच रेंज आहे ना, वाय ऍक्सिस म्हणजे काय असतो, रिअल नंबर, रिअल लाईन आहे ना ती, ही पण पूर्ण रिअल लाईन, ही पण पूर्ण रिअल लाईन, त्यातलं कोणी उरलंय का, कोई बचा हुआ है क्या, पूरा पूरा एक्सिस ही रेंज है ना, सारे सारे वैल्यूज मिल रहे हैं आपको, कहते हैं, तो tan जो रेशियो है उसका डोमेन है ये, इसको याद रखेंगे, और रेंज है ये, मैं जो ये बता रहा हूँ ग्राफ्स, डोमेन और रेंज,
अगर ये नहीं समझ के लेते हो, याद नहीं रखते हो, इनवर्स पीरियोडिक फंक्शन में बैंड बजेगा। ठीक है, जो इनवर्स फंक्शन रहेंगे ये समझे बिना वो नहीं कर पाएंगे, तो इसको समझना है। हाँ, बस याद रखना है। अब tan का डोमेन, जैसे साइन और कॉस का डोमेन याद है आपको, क्या है? मतलब रियल नंबर है, कोई भी नंबर दे दो साइन और कॉस के अंदर। अब tan के अंदर क्या हो रहा है, नीचे कॉस आ रहा है, तो कॉस जीरो कहाँ होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। उसको हटा दो रियल नंबर में से, तो रियल नंबर में से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू को हटा दिया, बात खत्म होगी। वो हो गया उसका डोमेन। और रेंज क्या है? पूरा रियल लाइन। ठीक है, लिखिए। लिखा है क्या? काय रे भाई वाले लिखते कधी घेतलं होती भाई? झालंय का? हे तुम्ही केवढं बोलताय किती वेळापासून? झाले लिहून? झाले लिहून? कोणाचं बाकी आहे? लिहा, फास्ट लिहा. तुमचं कसं काय झालं एवढं फास्ट? अरे बाप, खतरनाक आहे. समजतं का पण शिकवतो शिकवतो? अटेंडन्स दिली का? अटेंडन्स आहे ना? जिनका हो रखा है वो लोग कॉट के बारे में सोच सकते हैं। कॉट क्या होता है? टैन का उल्टा होता है। तो कॉट को आप लिखते हो कॉस बाय। बताइए, ये जीरो कब होता है? जीरो के लिए होता है। फिर सही है बेटा, 180 के लिए होता है। फिर ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हर किसी के लिए होता है बेटा। ठीक है, ऑड और इवन का यहाँ सवाल ही नहीं है, वो कॉस में था। साइन में क्या होता है? देखो, जीरो पर जीरो, 180 पर जीरो, अगेन 360 पर जीरो, फिर 180 ऐड कर दो, फिर 180 ऐड कर दो, फिर 180 ऐड कर दो, तो क्या होगा? 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, प्लस और माइनस। तो थीटा अगर आपका प्लस और माइनस पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई इस तरीके से है, तो इन एंगल्स के लिए साइन रेशियो क्या होगा? जीरो। और अगर साइन का कॉस थीटा इज जीरो, साइन थीटा इज जीरो व्हेन थीटा इज इंटीग्रल मल्टीप्लाई। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? मतलब इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो पाई की जो इंटीग्रल मल्टीपल से मतलब क्या होगा? आर में से किसको हटाएंगे बेटा? आर में से किसको हटाएंगे? एन पाई को। आर में से एन पाई को हटाएंगे, जो बचेंगे वो क्या रहेंगे? डोमेन।
लक्षात येते का? हे लय ताण नका घेऊ बरं, जाऊ द्या. यांना कळत नसेल ना सोडून द्या, आता त्याचं काही काम नाहीये. पुढे जर आपली भेट झाली की मी परत समजून सांगेल, कॅल्क्युलस मध्ये परत एकदा सांगतोच नाही. लक्षात येते का? फक्त एक काम करा की साइन अँड कॉसची रेंज लक्षात राहील ना, काय -1 to 1. साइन अँड कॉसची रेंज काय आहे, म्हणजे साइनची जास्तीत जास्त व्हॅल्यू काय असते आणि कमीत कमी कॉसची जास्तीत जास्त कमीत कमी. बाकी ह्याच्यातलं जेवढं कळल जेवढं पदरात पाडतं तेवढं पाडून घ्या, विषय सोडून द्या. त्यांना कळतंय चांगले, नाही कळते ताण ना घेऊ. लक्षात आलं का? म्हणजे गेलं म्हणजे सगळं गेलं का? काही नाही, एवढं मी आता एक्स्ट्रा शायनिंग मारलो, बाकी काही नाही. याचं काही एवढा विषय नाहीये. लक्षात आलं का? सध्या नाहीये, पुढे कामाचं आहे. पुढे ग्राफ आणि डोमेन बद्दल कळलं पाहिजे, नाही तर इनव्हर्सला डिफाईन नाही करता इनव्हर्स फंक्शन. पण ठीक आहे, ज्यांना हे अवघड नाही रे. तुम्ही बहुतेक सेट मिस केलेला आहे. सेट बिल्डर फॉर्म जो असतो ना, सेट टॉपिक शिकलात का तुम्ही? अरे तुम्ही सीबीएसई वाले ना, है ना? सीबीएसई वाल्यांना सेट घेत नाहीत, बाकी ठिकाणी होऊन जाते ते. आयसीएसई वाले ते जन्मल्यापासून शिकते. स्टेट बोर्ड मध्ये पण आहे. स्टेट बोर्ड मध्ये 9th मी शिकवलेले. अरे हा, तुम्ही कोविड वालेत ना? तुम्ही 9th 10th पूर्ण ऑनलाइन केलेले ना, 10th अर्ध. ओके बेटा, चलो समझ गया हम. हाँ आपलं चालू लक्ष द्या. हाँ सेट का बेसिक सिखा दो, जान दो, फिर बहुत टॉपिक इधर उधर चला जाएगा. अभी अभी इतना ही समझो. दिक्कत इसी में आ रही है ना, इस लैंग्वेज में दिक्कत आ रही है ना, हटा देते, सीधा इसको रख दो. हाँ चलो दोनों रखो, ये या फिर n पाई n बिलोंग्स टू z. उधर और मल्टीपल पाई बाय 2 रखो, उसको हटाना है रियल नंबर से, खत्म. हाँ बेटा, आपको अलाउ नहीं बात करना, ठीक है? हाँ ए, तो रेंज का क्या होगा फिर? कॉट थीटा. रेंज में क्या हो रहा है बेटा? कॉस बाय साइन. अब सीधी सी बात है, कॉट क्या है? टैन का रेसिप्रोकल है. ऐसा सोचते हैं रेंज के बारे में. कॉट क्या है? टैन का रेसिप्रोकल. तो जहां टैन मिनिमम वहां कॉट, और जहां टैन मैक्सिमम वहां कॉट. तो मुझे बताइए, अच्छा सबसे मेन चीज, कॉट कहां कहां पर डिफाइन नहीं है? मल्टीपल ऑफ पाई पर. तो अगर मुझे कॉट का ग्राफ निकाल, ये हटा दूं. अगर मुझे कॉट का ग्राफ निकालना है तो मैं डॉटेड लाइन कहां पे निकालूंगा? पाई 2 पाई इनके ऊपर निकालूंगा ना. हाँ देखो, पाई पर डॉटेड, क्योंकि यहाँ पर आपका ग्राफ का कोई भी हिस्सा नहीं आएगा. ये जो डॉटेड निकाल रहा हूँ इसका मतलब ग्राफ इसको टच नहीं करना चाहिए, ग्राफ का कोई भी पॉइंट इनके ऊपर नहीं आएगा. समझ रहे हो? फिर माइनस, अब बेटा टैन कॉट जो टैन का रेसिप्रोकल है. मुझे बताइए हमारा टैन का ग्राफ कैसे था? चलो मैं ये वाला पार्ट निकालता हूँ, ठीक है? तो ये पाई बाय 2 पर क्या था? मैक्सिमम की तरफ जा रहा था और 0 की तरफ मिनिमम था. तो जब मैं कॉट का ग्राफ निकालूंगा तो 0 से मैक्सिमम लूंगा. समझ आ रही बात? कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है? इंफिनिटी होता है ना. हाँ, तो कॉट 0 क्या होगा? इंफिनिटी की तरफ जाएगा इधर. जैसे ये इधर बड़ा हो रहा है 90 की तरफ, तो 90 पर हमारा वैल्यू 0 रहेगा कॉट का. याद रखो मैं क्या कर रहा हूँ कॉट के लिए, कॉट 0 पर वैल्यू इंफिनिटी. तो मेरा देखो इधर क्या हो रहा है? एसिम्पटोट फॉर्म हो रहा है. यहाँ से मैं नीचे आ रहा हूँ और यहाँ से फिर मैं नीचे चला जाऊंगा. समझते हैं? थोड्या वेळासाठी मी कॉट कॉट काढतो आता. आता हा वाला पार्ट पहा फक्त कॉटचा, टॅनचा. हा टॅनचा पार्ट पहा. टैन के रेसिप्रोकल है, तो टैन कहां पर मिनिमम है? यहाँ पर. तो वहां पर कॉट क्या होना चाहिए? मैक्सिमम. और टैन मिनिमम कहां पर है? यहाँ पर. सॉरी, टैन मैक्सिमम कहां पर है? यहाँ पर. तो वहां कॉट क्या हो गया? 0 पे आके रुक गया. कहते इस पॉइंट पर टैन देखो ना कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नहीं? ये टैन का ग्राफ है बेटा. तो ये इधर मिनिमम है तो कॉट क्या हो गया इधर? ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम हो गया. अब
अगर मुझे नीचे वाला पार्ट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, tan का आगे वाला पार्ट देखूंगा। अब यहाँ पर क्या होता है, ये देखो, ये ऐसा है ना, तो tan का ग्राफ इधर कैसे आता है, इधर ऐसा है tan का ग्राफ। बेटा ये tan का ग्राफ है, ये पहले वाला ग्राफ है। अब नया जो है वो ये है। नया कैसे आ रहा है वो बता रहा हूँ मैं। tan का ग्राफ कैसे है, जहां पर वो मिनिमम है वहां कॉट मैक्सिमम रहेगा, ऊपर जाएगा इधर। और जहां पर tan मैक्सिमम है वहां कॉट मिनिमम है। अब tan का ग्राफ इस इंटरवल में देखिए, π/2 टू π/π में tan का ग्राफ कैसे यहाँ नीचे जा रहा है ना, तो कॉट का ग्राफ कैसे होगा, tan का यहाँ पर मिनिमम है तो मैंने कॉट का कहां पर दिया, इधर इंफिनिटी को जा रहा है, ठीक है। और यहाँ tan मैक्सिमम है तो यहाँ मैंने कॉट को मिनिमम कर दिया। तो कॉट का ग्राफ कैसे दिख रहा है फिर, कॉट का ग्राफ कैसे दिखेगा, ये इस तरीके से, ठीक है। कॉट का ग्राफ कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा बेटा, इस तरीके से, ठीक है। कळते, यालाच उचलायचं पुढच्या इंटरव्ह्यू मध्ये टेकवायचं, इकडून घ्या, येऊ द्या खाली असं, कळते, इकडं, इकडून आला असा गेला, कळते का, इकडून आला, राहील लक्षात। तो रेंज क्या हुआ इसका भी, रेंज क्या हुआ इसका, पूरा वाई एक्सिस बेटा, ये देखो ना पूरा का पूरा वाई एक्सिस है ना, तो रेंज सेम, tan और cot का रेंज सेम, साइन और cos का रेंज सेम। साइन और cos का डोमेन सेम, रियल नंबर। और tan और cot के डोमेन में फर्क क्या है, tan का डोमेन में से रियल नंबर में से किसको हटाना है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, cot के डोमेन में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। देखो हुआ क्या, ज्या वर्जन सुधार राहिले ते तुमचं खरंच झालं खाली येऊन, आधी झाले दाखव, हाँ आपका नहीं लिखे क्यों, पीछे का, अच्छा शॉर्ट में लिखा है सिर्फ डोमेन और तो ग्राफ नहीं निकाला, ग्राफ नहीं निकाला, अच्छा हाँ बेटा आपका, इसके पहले का, हाँ बेटा ये क्या लिखा है, इतना तो कुछ नहीं लिखा है, तो आपने वो भी तो कहाँ लिखा है, वो क्या है, कॉस की क्या है बताओ, कॉस और साइन का कल का है, आप बेटा अभी लिख रहे, झूठ बोल रहे थे आप लोग, चलो ठीक है, हाँ हाँ बेटा आपको नहीं लिखना है फिर, अच्छा फोटो निकाल रहे हो, फिर फोटो क्या करोगे, फिर अभी लिखो ना, फोटो का बाद में लिखना, अभी लिखो, अभी क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, हुआ, हाँ बेटा एक बात समझ लो, ओ भाई
सभी लोग, अरे जो भी लोग सीरियस नहीं है, अगर ये कोर्स करना है तो ये सीरियस वाला काम है, समझ रहे हो? यहाँ मजाक नहीं चलेगा भैया। सीरियस बच्चे जो है ना 94-95% लेके बैठे हैं, ये मिला है कुछ नहीं, एनआईटी भी नहीं मिल रहा ढंग का, समझ लो बात को। या तो देखो, शुरुआत मेरे को आलोचना इसीलिए भेजते हैं, मेरे को बोलते बच्चे कैसे बताओ मेरे को, आपला एक्सपिरियन्स भारी आहे ना, आपण पाहून ओळखतो कोण किती पाण्यात येते, कोण किती करू शकते। 2-4-5 लेक्चर घेतले, कोणाचं किती अटेन्शन आहे, कोण क्लासमध्ये लक्ष देते, कोण काय करते, एक लक्षात घ्या, आपण किती मेहनत करू शकतो आणि आपल्याला किती इंटरेस्ट आहे त्याच्यानुसार कोणती एक्झाम द्यायची ते ठरवा, फायद्यात राहा, कळतंय का? आणखी काही दिवसानंतर ठरवा, 6 महिन्यानं ठरवा, तोपर्यंत तुम्हाला कळेल जेई म्हणजे नेमकं काय आहे, त्याचा सिलेबसचा आवाका काय, तिन्ही विषयाचं सगळं कळेल, किती पसारा पांगलेला आहे, कळतंय का? त्याच्यावरून डिसाईड करा, पण जे ठरवाल ते पूर्णपणे करा, वेळ वाया घालू नका, लक्षात आलं का? तुम्हाला जर जास्त मेहनत नसेल ना करा वाटत, नीट सीईटी करायची, कळतंय का? नीट म्हणजे नीट लक्षपूर्वक सीईटी कळतंय का? म्हणजे त्याच्यात काय असतं, सीट म्हणजे असतं घोळ असतो ना, निगेटिव्ह मार्किंग आहे ना काय, एक पुस्तक केली व्यवस्थित स्टेट बोर्डचं, त्याच्याशी रिलेटेड क्वेश्चन येणार, 50 प्रश्न असते, 2 मार्क, 50% वेटेज मॅथला आहे, 1.5 तासाचा वेळ असतो, 50 प्रश्न सोडवले 100 मार्क भेटते, तुक्के बी बसले एखाद्याचे लागलं तर लागलं। तर त्याच्यात एक महत्वाची गोष्ट काय असती की क्वेश्चन नवीन येत नाही, 50 प्रश्नापैकी 45 प्रश्न एखाद्यानं पुस्तक पूर्ण सोडवले, बरोबर सोडवणार, 5 प्रश्नाला थोडा विचार करावा लागतो, त्यासाठी थोडासा बरा अभ्यास, पण त्याच्यातही पोर घेऊ शकत नाही का, कारण घोळ घालीत बसतो, 1.5 वर्ष त्यांना कळतच नाही आपण नीट करायलो का जेई करायलो, काय करायलो, नीट नाही जेई मध्ये पॅरेंट्सच्या काही अपेक्षा असतात, तुमचं काहीतरी वेगळंच असते, तुमच्या 10वीचे मार्क त्यांना वाटतं आपल्या घरात 80 पाहिजे झालंय, काही जणांना वाटतं नाही 80 दुसरं नाही हो, एवढं साधं खेळ नाहीये, पहा मी एक सांगतो, हे एक माझे मित्र आहेत, एक माझे मित्र आहेत, त्यांचे पहिले इथे शिकवलं होतं IIT गांधीनगरचे, त्यांचे ते ज्यावेळेस कोचिंग मध्ये होते त्यावेळेस त्यांचा एक बॅचमेट होता, अतिशय साधारण मुलगा होता बरं, पण इतका मेहनती होता, त्याने एकच पुस्तक पकडलं आणि इतक्या वेळेस केलं त्या पुस्तकाला, म्हणजे सोडत राह, त्या मुलाचा 348 रँक होता ऍडव्हान्स मध्ये, लक्षात येते का? ज्याच्याकडून कुणाला अपेक्षा सुद्धा नव्हती की हा मेन्स पण क्रॅक करेल, 348, कळतंय का? आणि जे आमचे सोबत सर होते त्यांचा 10,000 होता, किती हुशार होते, कळतंय का? सत्य लक्षात येते का? ते गेले IIT गांधीनगरला, हे तो पोरगा गेला IIT दिल्लीला, हे गेले IIT गांधीनगर, गांधीनगर म्हणजे आता IIT बनले, नवीन IIT, आपण म्हणत नाही का नवीन असं मोठं झालं तसं, सीरियसनेस आना, आता नहीं जमणार भाऊ, सांगते पहले, 10वीं 10th और यहाँ पर बहुत ज्यादा जंप है बेटा, आपने जो 10th में पढ़ रखा है ना ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, एक क्लास में खत्म होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है उसमें, और इतना सब करेंगे आप, ट्रिग्नोमेट्री 2 महीना पढ़ेंगे, मुश्किल से एक सवाल आएगा मेंस में, एक सवाल, 1000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब जाके वो एक सवाल सॉल्व कर पाए तो ठीक, तो गए, समझ लो बात को, मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, हकीकत बता रहा हूँ, जमीनी हकीकत, अगर ये पता है दुश्मन क्या है, उसके बारे में सब जानते हैं आप, तो आप लड़ सकते हो उसके साथ, पता ही नहीं तो कैसे करेंगे फिर? तो मेहनत बढ़ाओ शुरुआत से, अच्छे से सारी चीजें करो, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। चला पुढे आता, हाँ तो ये हो गया था टैन और टैन है, अरे बोला कॉट का डोमेन टैन और कॉट का हो गया, अब लास्ट बचा है बेटा, लास्ट बचा है कोसेकेंड एंड सेकंड थीटा का डोमेन एंड रेंज। चलिए कोसेक का डोमेन क्या होगा, कौन बताएगा?
कोसेक का डोमेन क्या होगा, कौन बताएगा? कोसेक थीटा मतलब क्या बेटा? तो इसका डोमेन कौन बताएगा? बेटा मुझे बताइए, अभी तक हमने 4 ही रेशोस पढ़े हैं। कौन बोला? कुछ भी बोला। ऐसा नहीं होता। ये देखो सोचना कैसे है, हमने हमने 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे हैं, उसमें से कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था जिसके डिनोमिनेटर में साइन दिखाई दे रहा था? कॉट। कॉट का जो डोमेन है वही इसका रहेगा, सिंपल है। देखो कॉट में क्या था, कॉस बाय साइन था, ऊपर वाले से हमें मतलब ही नहीं था, हम सिर्फ देख रहे थे डिनोमिनेटर में कौन से एंगल दिए जा सकते हैं। तो हमें पता था कि हम थीटा क्या नहीं दे सकते, एन पाई नहीं दे सकते, ये हम नहीं दे सकते, कॉस बाय साइन था। तो जो कॉट का डोमेन है वही कोसेक का डोमेन है, समझ रहे हो बात को? तो कोसेक का डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, आर माइनस एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड, मतलब क्या, पाई प्लस और माइनस 2 पाई प्लस और माइनस 3 पाई नंतर घरी गेलो करत बसा। लक्ष्य झालं क्या? तो डोमेन में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बात है रेंज की। कोसेक का रेंज कौन बताएगा? गलत। कोसेक का रेंज बेटा साइन का रेंज है, we have sin x लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। साइन एक्स हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन, लेस देन, और ये साइन का रेंज है ना, ठीक है। क्या इससे आप कोसेक के रेंज तक पहुंच सकते हो? कैसे? कुछ भी। चलिए मुझे बताइए, साइन के जो वैल्यूज थे मैक्सिमम और मिनिमम, उसमें मैंने क्या किया था, ग्राफ निकलते समय लाइन खींची थी कि भैया इसके ऊपर जाना नहीं है और नीचे आना नहीं है, किया था ये हमने। बीच में ही पूरा साइन खेलने वाला था। अब क्या होगा, 1 के ऊपर रहेगा और -1 के नीचे। कोसेक का ग्राफ 1 के ऊपर रहेगा, -1 के नीचे, बीच में नहीं आएगा। कैसे? मोठं झालं विषय तर हा सांगा, पटकन सांगा। अरे साइन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, कोसेक का वैल्यू क्या हो सकता है? क्या आप इस इनइक्वालिटी का रिवर्स, ये रेसिप्रोकल नहीं ले सकते? कोसेक कहाँ से मिलता है, 1 बाय साइन से मिलता है। अगर मैं इस इनइक्वालिटी में इसको रेसिप्रोकल लेता हूँ 1 बाय साइन, इसका भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, 1 बाय 1 तो वो नहीं होता है, -1 बाय 1 भी वो नहीं होता है। लेकिन इनइक्वालिटी में जब आप रेसिप्रोकल लेते हो तो साइन क्या होता है, साइन मतलब जो इनइक्वालिटी होती है वो मुंह फेर लेती है अपना, पहले इधर ऐसा खुला था अब इधर खुला होगा, ठीक है। अब ये 1 बाय साइन का मतलब क्या है बेटा, 1 बाय साइन मतलब कोसेक, तो कोसेक का वैल्यू मिल गया ना, किसी भी एक्स के लिए, किसी भी एक्स मतलब इन एक्स के लिए, इन एक्स के लिए, इन एंगल्स के लिए कोसेक का वैल्यू क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 या 1 से बड़ा होगा। और दूसरा, कोसेक का वैल्यू छोटा होगा, कोसेक एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -1, -1 या -1 से छोटा होगा। तो बीच में आएगा क्या ग्राफ? नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर भी वही चक्कर है जो कॉट के लिए किया था, कि जहां पर साइन मैक्सिमम वहां पर कोसेक क्या होगा, सीधी सी बात है, वो क्योंकि दोनों एक दूसरे रेसिप्रोकल है। तो अगर मैं साइन का ग्राफ निकाल लेता हूँ तो उसकी हेल्प से मैं कोसेक का ग्राफ बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। देखिए कैसे, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई, ये 3π/2, ये 2 पाई, -π/2, -पाई, -3π/2, माइनस। तो बेटा साइन का ग्राफ तो ओरिजिन में से पास होता है, ये 1 था आपका, पहले सुवर झालं रे। ठीक है। अब मुझे बताइए डोमेन में कौन नहीं है, कौन नहीं डोमेन में?
पाई के मल्टीपल्स नहीं है, ठीक है, पाई के मल्टीपल्स मौजूद नहीं है, तो पाई पर क्या होगा बेटा, डॉटेड लाइन, यहाँ पर ग्राफ टच करेगा क्या, नहीं, टू पाई पर करेगा क्या, हाँ नहीं करेगा, एक्स एक्सिस पे करे, वाई एक्सिस पे करेगा क्या, क्यों, क्योंकि जीरो है, जीरो पर भी डिफाइन नहीं है, ठीक है, तो वाई एक्सिस को भी डॉट कर दिया। अब बात करते हैं, चलिए, अब जीरो से लेकर तो 180 के बीच में कोसेक का बिहेवियर कैसे है, तो मुझे बताइए 90 के ऊपर साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, और कोसेक 90 का भी 1। अब जीरो और 90 के बीच में, चलो ये तो वैल्यू मिल गया, अब यहाँ पर साइन का वैल्यू मिनिमम है, तो कोसेक का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम, मतलब ये ऊपर से आएगा ऐसे, और यहाँ पर ये मिनिमम है तो यहाँ पर ये मैक्सिमम हो गया, मतलब ये ऐसे है तो ये ऐसे जाएगा, समझ रहे हो बात को, और ये नीचे है तो ये ऊपर जाएगा ऐसे, समझ रहे हो, कटोरी उल्टी सीधी, समझ रहे हो, इधर क्या है सीधी, नीचे क्या होगी, समझ रहे हो बात को, कहते हैं क्या, रेसिप्रोकल है बेटा, यहाँ क्या होगा, ये इधर जा रहा है ना ऐसे, तो ये नीचे आएगा, ये इधर जा रहा है तो ये इधर, हाँ ये नीचे जा रहा है तो ये इधर से ऊपर जाएगा, और ये इधर नीचे जा रहा है तो ये इधर से ऊपर जाएगा, समझ रहे हो बात को, रेसिप, हाँ नहीं समझ रहा, अरे बताओ नहीं समझा तुम, बेटा रेसिप्रोकल रिलेशन है, जहां वैल्यू साइन का मिनिमम है वहां मैक्सिमम लेना है। अब देखिए यहाँ साइन का वैल्यू क्या है, साइन जीरो पे जीरो है ना, कोसेक जीरो पे इंफिनिटी है, इसलिए इसको ऊपर लेके जाना पड़ा, यहाँ पर वन है दोनों का, यहाँ से वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है तो यहाँ से बढ़ जाएगा, उल्टा जाएगा ना बिहेवियर, पूरा उल्टा हो जाएगा बिहेवियर, ठीक है, तो रेंज क्या हुआ फिर, ये रेंज हुआ, रेंज को कैसे लिखेंगे, कोसेक एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, सॉरी लेस देन इक्वल टू -1, एंड कोसेक एक्स का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वन, कोसेक का वैल्यू 1 से बड़ा और -1 से छोटा होगा, ठीक है, सेक के लिए कर पाओगे खुद, सेक को क्या लिखेंगे 1/cos, कॉस कहां पर था डिनोमिनेटर में, टैन, तो जो टैन का डोमेन है वही सेक का डोमेन होगा, और रेंज के लिए सेम, यहाँ सिर्फ कॉस आएगा, रेसिप्रोकल लिया जाएगा 1/cos होगा सेक, तो सेक का भी ग्राफ 1 से ऊपर और -1 से नीचे, बस उसको निकालने के लिए साइन को हटा दो, कॉस का ग्राफ निकालो, और कॉस की जो उल्टी कटोरे है उनको सीधा करो, जो सीधे उनको उल्टा करो, सारी बात समझ में, ठीक है, चलिए लिखेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हाँ हाँ लिखो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ऐसे काम है, ठीक है, हाँ? ग्राफ नहीं, ग्राफ पता होनी चाहिए, कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको अगर ग्राफ पता है तो आसानी होती है, ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो पता ही होना चाहिए। रेंज, सेक की रेंज जो है वो सेम रहेगी जैसी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू -1। एक बात समझिए, मैथमेटिक्स में आप जो भी इक्वेशन लिखते हो उसको दो तरीके से लिखा जाता है, एक अल्जेब्रिक व्यू होता है जो इक्वेशन लिखा गया है, और एक होता है ज्योमेट्रिक व्यू। ज्योमेट्रिक व्यू मतलब आप उस इक्वेशन का ग्राफ निकालते हो, और एक क्यों पॉसिबल हुआ, कोऑर्डिनेट सिस्टम की, कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालते होता तो आप उसी इक्वेशन को ग्राफ के फॉर्म में लिख नहीं पाते, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इतना ही कर सकते, इतना भांडवल है हमारे पास, इसी के ऊपर 74 क्वेश्चन सॉल्व करने एक्सपेक्ट, ठीक है, हाँ बेटा क्या क्या और भी कर लेते हैं, अरे अभी कहाँ हो गए 34, ऐसे बोल रहा हूँ मैं करना है, फिर अरे भाई फिर कंपाउंड एंगल के अलग फॉर्मूले जाएंगे, फिर मल्टीपल सब मल्टीपल के अलग जाएंगे, लेकिन मेन ये चीज समझ रहे हो बात को? इसके बाद पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब उसमें कुछ समझने वाला पार्ट नहीं, रटने वाला पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट रटा रटी, फॉर्मूले जिसके तगड़े उसका ट्रिग्नोमेट्री तगड़ा,
और ट्रिग्नोमेट्री तगड़ा तो कैलकुलस तगड़ा, कैलकुलस तगड़ा तो फिर सब तगड़ा। कैलकुलस आने के लिए ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं पता खत्म। एक तो कैलकुलस के फॉर्मूले अपने अलग है और ऊपर से ट्रिग्नोमेट्री के लिए, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री अच्छा कर लो। वैसे ट्रिग्नोमेट्री को जेई के मैथ्स का नमक कहा जाता है, जैसे खाने में नमक होता है ना, बेस्वाद हो जाता है खाना अगर नमक ना हो, वैसे ट्रिग्नोमेट्री का रोल है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको सही तरीके से देखो, ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या आता है मॉडल के अंदर दिया हुआ है आपको, आपको ये मिला है किताब, इसमें आप देख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 3.1, कंपाउंड एंगल 4.1, मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, पेरियोडिसिटी एंड एक्सट्रीम वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, इतना ये इतना जो पार्ट है ये आता है ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन के अंदर। फिर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, उसको फंक्शन के अंदर डाला गया है। ठीक है, तो इसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है वो बाद में पढ़ाया जाता है 12th में। इस साल जो 11th में जो है वो पेरियोडिसिटी तक ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, या फिर मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन तक, जो भी है। तो आपका सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट नहीं हुआ है ना, सिर्फ लॉगरिथम खत्म हुआ है। तो सर आने के बाद सीक्वेंस सीरीज क्वाड्रेटिक कर देंगे और फिर कंपाउंड एंगल स्टार्ट करेंगे सीधा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपन खत्म करेंगे इनके आने से पहले। हुआ? हो घेऊ ना, संडेला घ्यायचे का? ठीक आहे. हा? हा? हे पहा, हे लॉगरिथम आहे ना, तुम्ही फक्त माझं एक लेक्चर करा, तुम्ही फॅन होऊन जाता आयुष्यभरासाठी. खरं सांगते मी 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 आहे ना, हे पहा आपल्याकडे जे पोरगा आला त्याचा रिझल्टच आला, फक्त त्या पोरानं थोडस म्हणजे मी 10 हात पुढे करतो, तुम्ही फक्त एक पाऊल पुढे यायचं. लक्षात आलं का? तुम्ही विचार करा, ज्याला नाही कळलं त्याच्याकडे पाहून जर मला त्रास होत असेल तर आपलं काय आहे? आपण त्या त्या टीचर मधलं नाही की बाबा नाही का पुढे त्याला सत्य आहे. आता हा 12वीचा मुलगा आहे, त्याला सगळं कळतं, फक्त मेहनत नाही करत, त्याच्यामुळे रिझल्ट कमी येणार आहे. पण तेच जर यानं मेहनत केली तर 100% घेऊ शकतो. त्याला सगळा विषय कळतो एकदम. जेवढे पोर आहेत माझ्याकडे 12वीला, कळतंय का? तुम्ही आतापासून हेच लक्षात घ्या, फक्त विषय समजला की प्रॅक्टिस, त्यानंतर प्रॅक्टिस करत राहायची. आता हे 74 प्रॉब्लेम आहेत ना, हे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेवल 1 मध्ये हे 740 झाले पाहिजे तुमच्यासाठी येणाऱ्या 2 महिन्यात. म्हणजे 74 प्रॉब्लेमला 10 वेळेस सोडवलं पाहिजे. लक्षात येते का? जोपर्यंत ट्रिव्हियल होत नाही ना, म्हणजे पाहिले की अरे हे काय हे असते, जोपर्यंत असं होत नाही तोपर्यंत लेवल 2 ला जाण्याचा अर्थ नाही. 30 टॉपिक आहे भाऊ, 30 टॉपिक, कळतंय का? एका एका टॉपिकची 100 मी सॉल्व्ह केलं तर 3000 क्वेश्चन होते टोटल मिळून. 30-35 टॉपिक, एक टॉपिक के अगर 100 भी क्वेश्चन करते हो तो 3000 3,500 क्वेश्चन होते हैं। और उसको वो सारे जो क्वेश्चन थे उनकी फिर ट्रिक्स याद भी रखनी है, तो ज्यादा क्वेश्चन करने के बजाय जितने कर रहे हो उनको अच्छे से करो। ठीक है, चलो हुआ क्या? हुआ? हा, तर लॉगरिथमचं मी म्हणत होतो की संडेला मी टायमिंग सांगतो, सॅटर्डेला मला आठवण करून देतो फक्त. मग संडेला मी तुम्हाला टाइम सांगतो. माझं फाउंडेशन लेक्चर झाल्यानंतर 11च्या आसपास घेऊ आपण. दुसरं कोणाचं लेक्चर आहे का? नाही नाही, ते कवा बी घेऊ द्या, मला सांगा फक्त त्यांचं टाइम, आपण त्यानुसार ऍडजस्ट करू. किंवा मग आपण पहिले ठेवू, आपल्यानुसार ते ऍडजस्ट करतो. दोन्हीपैकी एक, आपलं लेक्चर पहिले ना, आपला टाइम पहिले राहील असं. ते 2-1 तास द्या मला, लॉगरिथम सगळ्या प्रॉपर्टी सांगतो, 5-15 एक्झाम्पल घेतो. ठीक आहे, झाले? क्वेश्चन नंबर 4 बेटा,
अभी टाइम बाकी है बेटा, बहुत सारा टाइम बाकी है। पंद्रह मिनट बहुत होता है बेटा। ए, इसका वैल्यू निकालना है हमें। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, क्या ये स्टैंडर्ड एंगल्स है? क्या आप में से कोई मुझे साइन 48 का वैल्यू बता सकता है? आप साइन 30 बता सकते हो, 45 बता सकते हो, 60, 90 बता सकते हो, 48 बता सकते हो। तो जब ऐसे आड़े टेढ़े एंगल आते हैं ना, तो उनका सम करके देखिए, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर है, सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर है। इनका इनका एडिशन क्या रहा है? 90। इनका एडिशन क्या रहा है? तो अगर दो एंगल्स का एडिशन 90 है, तो दो एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर कहा जाता है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में रिलेशन देखा। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ये रिलेशन देखा है ना? हाँ। अब मुझे आप बताइए, साइन 48 है, सेक है, सेक को लिखा जा सकता है 1 बाय कॉस 42 प्लस कॉस 48 है, इसको लिखा जा सकता है 1 बाय साइन 42। अब मुझे बताइए कॉस थीटा ही है, ये क्या है? साइन 48 डिवाइडेड बाय, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। ये कॉस थीटा है बेटा, कॉस थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा इज नथिंग बट साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, प्लस कौन बोले लेंगे cos 48 अपॉन, इसको भी cos के फॉर्म में लिखना है, तो cos ऑफ 90 माइनस साइन थीटा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा। हाँ साइन 48, 90 माइनस 48, 42 के लिए कितने उरले? क्या बचा नीचे? प्लस, तो कितना आएगा? ठीक है, फिफ्थ लॉग ऑफ tan 70 प्लस लॉग ऑफ tan 37 प्लस लॉग ऑफ tan ए, एक काम कर, कशा रविवारची वेळ पाहतो, 10 मिनिटं तुम्हाला सांगतो, विधान करले ठीक आहे? ते कोणाच आहे? कोणाच मालमत्ता आहे का? हा. मला एक सांगा, इकडे बघा, हा जाऊन दे, चिल्लर इकडे बघा, इकडे बघा, चला हा. मला एक सांगा तुम्ही, 2 काय लिहू म्हणजे मला 4 भेटेल? 2 काय लिहू म्हणजे मला 8 भेटेल? 2 काय लिहू म्हणजे मला 5 भेटेल? इथं मी 2 लिहिल, इथं मी 3 लिहिल, इथं मी काय लिहू? 2च्या पॉवरला मी काय लिहू जेणेकरून मला 5 भेटेल? लिहिता येतं का? ह्याच्यामुळे लॉगचा जन्म झाला, कळतंय का? एच्या पॉवर मध्ये मी काय लिहू म्हणजे मला एम भेटेल, तर माहित नाही, तर मग आपण म्हणले एक्स, मग एक्स ची व्हॅल्यू काय? तर एक्स ची व्हॅल्यू लॉग एम टू द बेस ए, हे झालं एक्सपोनेन्शियल फॉर्म, हा झाला लॉगरिथमिक. लक्षात आलं का? डेफिनेशन आहे, कळतंय का? कुठल्याही नंबरला तुम्ही एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये लिहू शकता, कुठल्याही नंबरला, काही भी नंबर 8 आहे, 2 raised to 3 इज इक्वल टू 8, पण म्हणजेच काय? 3 इज नथिंग बट लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2. कळतंय? हा आहे, हा नंबरला लिहिण्याचा एक्सपोनेन्शियल फॉर्म आहे, आणि हा लॉगरिथम आहे. ह्याच्यातून ह्याच्यात जाता येतं, ह्याच्यातून ह्याच्यात जाता येतं. आता हे ज्यावेळेस डिफाईन केला जातो एक्सपोनेन्शियल फॉर्म, त्यावेळेस तो कसा डिफाईन केला जातो त्याच्यावरून हे ठरतं. लक्षात येते का? तुम्ही ज्यावेळेस एखाद्या नंबरला लिहितात, तर सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्ही जो बेस घेताय, हा बेस एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये याला काय म्हणतात रे? बेस. याला काय म्हणतो आपण? इंडेक्स. बरोबर आहे? मग हा जो बेस घेताय त्याच्यावरती एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये लिहित असताना रेस्ट्रिक्शन असतात, की तुम्ही बेस काय घेऊ शकता आणि काय नाही घेऊ शकता. बेस वरती काय रेस्ट्रिक्शन आहे? तुम्ही ही डेफिनेशन तर पाहिली असेल ना? तर मला सांगा, तुम्ही बेस 0 घेऊ शकतात का रे? कारण 0चा काही बी पॉवर घेतला तर 0च भेटणार आहे ना, त्याला काय अर्थ है क्या? ये क्या लेते हैं हम लोग? एकदम. आणि कसं आहे माहिती का, जब मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि a रेस टू एक्स इज इक्वल टू एम, इसको समझते सकते, तो ये वैलिड होता है किन किन वैल्यूज के लिए? तो उसमें a होना चाहिए आपका ग्रेटर देन 0, ठीक है? ग्रेटर देन, क्यों? 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में तो नंबर्स है ना,
बेसिकली बेस आपका पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट जीरो। तो कौन हुआ, तो बेसिकली बेस आपका दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक होगा बेस लाइज बिटवीन 0 and 1 और एक होगा ग्रेटर देन 1। समझ रहे हो बात को? तो बेस पॉजिटिव होना चाहिए, उसमें जीरो नहीं हो सकता, पॉजिटिव होना चाहिए मतलब जीरो नहीं हो सकता। तो पॉजिटिव में क्या है, एक या तो ऐसा ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, मतलब या तो फ्रैक्शन होगा या फिर पूरा होगा, नंबर होगा, ठीक है, फ्रैक्शन होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो बेस के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन आ गया बेटा, बेस मस्ट बी, ए मस्ट बी पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या बोल सकते हो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। हाँ, फिर बेटा, हाँ हो गया। अब जो पावर की बात करते हैं, पावर क्या ले सकते हो, पावर तो कुछ भी लिया जा सकता है, पावर कुछ भी लिया जा सकता है कि नहीं। आप बेस में नंबर क्या ले रहे हो, पॉजिटिव, पावर में आपको कोई रोक सकता है क्या, पावर जो मर्जी ले लो, कोई भी रियल नंबर ले लो पावर में, 2√3 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2:1/2 ले लो, 2 - 1/2 ले लो, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो बात को, ठीक है। हाँ, तो पावर कुछ भी लिया जा सकता है, इसलिए पावर के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पावर कैन बी एनी रियल नंबर। लेकिन आपका बेस पॉजिटिव है तो उसका पावर जो भी लेंगे तो वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा बेटा, आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है क्या कि 2 का आप कोई भी पावर लेके मुझे दिखाइए और वैल्यू नेगेटिव लाके दिखाइए, हो सकता है क्या, पॉसिबल है। आप 2 का पावर नेगेटिव लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ये 1/4 बन जाएगा। ध्यान नहीं है, ध्यान था क्यों कहते क्या। तो जो नंबर को ये लिखने का फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल वे ऑफ राइटिंग एनी नंबर, इसके अंदर बेस इंडेक्स होता है और इस नंबर को लिखा जाता है बेस इंडेक्स फॉर्म में। एम को लिखा है 2 नंबर का यूज करके बेस इंडेक्स। तो ये अगर आप पॉजिटिव नंबर को लिख रहे हो तो उसके लिए बेस पॉजिटिव होना चाहिए और इंडेक्स कुछ भी हो सकता है। तो इसमें इसमें रेस्ट्रिक्शंस क्या लगे रखे हैं, ए मस्ट बी पॉजिटिव दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, एक्स बिलोंग्स टू आर, एंड एम क्या होगा, अगर ये दोनों ऐसे है तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा, ठीक है। तो दिक्कत क्या आई थी, दिक्कत क्या आई थी, हमारे पास 5 था जिसको हमें 2 के पावर में लिखना था, जो हम लिख नहीं पा रहे थे। हमारे पास 5 था जिसको हमें मिले मॉडल बोल रहे थे, मला आता खूप जास्त मॉडर्न बोलायचं बघ, ते घातले कळत मी किती मॉडर्न मॉडल आहे। हाँ, तो बेटा 5 जो है, नहीं ये खूप लहान झालं। हाँ, ए, अरे खरं बोल नाही ना, हे नवीन झाले का, 5 2 काय लिहू म्हणजे 5 माहित नाही, इथं पंचायत झाली ना आपली, तर ते काय म्हणले, हा नंबर लिहायचा आहे तुम्हाला, तर दिस डब्बा इज नथिंग बट लॉग ऑफ 5 टू द बेस 2, कळतंय का। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला जाता है। इससे अगर मुझे x का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू होता है दिस x इज नथिंग बट log m, log ऑफ दिस नंबर टू द बेस a। अब क्योंकि इसके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन है तो अपने आप इसमें भी वो चले आएंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि आप किसका लॉग फाइंड कर रहे हो, m का, मतलब जिसका भी लॉग फाइंड आउट कर रहे हो पॉजिटिव होना चाहिए, दैट मींस लॉगरिथम इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर, log ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, log ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। समझ रहे हो बात को। जब आपको ये लिखा गया तो ऑब्वियसली क्या बन गया, m इज ग्रेटर देन 0 है, दैट मींस पहली चीज क्या, log ऑफ नेगेटिव नंबर एंड log ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, जहां से वो ऑप्शन हो रहा है वहां पर x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो आप जिस भी नंबर का लॉग निकाल रहे हो बेसिकली क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी चीज, जो भी लॉग में बेस ले सकते हो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो भी ग्रेटर देन 0 चाहिए। हाँ, वो फ्रैक्शन हो सकता है या मिक्स्ड फ्रैक्शन हो सकता है, मतलब 0.5 हो सकता है या 1.5 हो सकता है। समझ रहे हो बात को, लेकिन बेस नेगेटिव हो सकता है क्या बेटा, अलगा। ओ हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई, बेस 1 भी नहीं हो सकता, इसलिए आप ग्रेटर देन 1 बोल रहे थे।
लेकिन आप वो बीच वाले छोड़ रहे थे ना, उन्होंने वहां पर वो बोला इसलिए मैं भूल गया, लेकिन ठीक है। अच्छा वो आपने सही बताया, ये ग्रेटर देन 0 में 1 आ रहा था तो 1 क्यों नहीं ले सकते, कारण 1 हा नाला आहे 1 का पण आला आहे, या पहा 1 चा स्क्वेअर भी केला तर 1 राहतो आणि क्यूब भी केला तर 1 राहतो, त्याला काय अर्थ आहे? मग इकडे आपला धक्का उडाला ना, 1 चा स्क्वेअर 1 आहे, मग मी याला काय लिहिणार 2 log 1 to the base 1, इकडे काय लिहिणार 3 log 1 to the base 1, म्हणजे हे इकडे दोघं बरोबर आहे, तर हे 2 3 होईल ना, बेसिक गोष्ट कॉलेज सुरू लागली ना, 2 3 ला इक्वल करायला येते, 1 आता नाव आहे की 1 ला घेऊ शकतो आपण, कळलं का? बेस मध्ये 1 नसणार, कळतंय का? a ग्रेटर देन 0 है बट नॉट इक्वल टू 1, वेरी गुड, बहुत मेन चीज भूल गया था मैं, ठीक है? तो भूलने गया था बेसिकली, वो तो बहुत मेन चीज है, पता नहीं कैसे होगा। ठीक है, चलो छोड़ो ना, ये समझ में आ गया कि बेस ग्रेटर देन 0 होगा लेकिन 1 होगा, अच्छा तो नीचे डिवीजन की होती ना, इसलिए तो मैंने डिवीजन किया था ना, 0 और 1 के, मैंने देखो a का वैल्यू क्या लिखा था, मैंने कहा था a लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 या फिर ग्रेटर देन 1 ऐसे लिखा था मैंने, इक्वल टू 1 नहीं लिया था, याद है आपको? समझ आ रही बात? जो बेस लिया था वो वही लिया था, वही दिमाग में कि बेस नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, नालायक है। चलो बेटा, तो इससे हमें क्या पता चला, log of negative number is not defined, log of 0 is not defined। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी भी नंबर का लॉग निकालते हो और बेस के बारे में भी क्या कहा जाएगा, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव या एंड नॉट इक्वल टू 1। फिर अगर आप किसी नंबर का लॉग निकालो सम बेस, कोई भी बेस नहीं, तो जो भी वैल्यू आएगा कोई वो भी हो सकता है, वैल्यू आएगा वो कुछ भी हो सकता है, ये नंबर समझ लो बात को, ठीक है? तो बेटा ये भी दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में जाना और लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज होता है, ठीक है? इसको कहते हैं कन्वर्जन ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉगरिथम फॉर्म, लॉगरिथम फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल, ऐसा भी ऐसा दिया वैसे लिखना चाहिए, ऐसा दिया वैसे लिखना चाहिए। तो एक बात समझ लो, इसमें से इसमें जाते समय, इसमें जाते समय बेस सेम रहता है, यहाँ भी बेस ये है, यहाँ बेस है, इन दोनों की अदला बदली होती है, ठीक है? कैसे? तो आगे मैं लॉग कंटिन्यू फिर एग्जाम्पल, अरे ये तो आराम से हुआ ना, अरे तो आराम से दूसरा मैं सब देने वाला हूँ, चाहे संडे को दूं या इससे दूं, एक ही बात है, बात भी नहीं, देखो मेन चीज क्या है, मेन चीज क्या है, डेफिनेशन समझ गए? अब इसका प्रॉपर्टी फालतू सी प्रॉपर्टी का 5-6 बस वो बता चल के खत्म, वही मेन है, ज्यादा नहीं है। और वो जो लॉग के एग्जांपल दिया है ना, वो प्रॉपर्टीज अच्छे से होने के लिए, कुछ नहीं एग्जाम, ठीक है?